तो अब हमें जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एग्जैक्टली है क्या? जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, जो स्केलेटन है हमें ज़रूरी इसलिए है ताकि हम ह्यूमन बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे सकें। उसी तरीके से आप ये बात समझ लीजिए कि एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस पड़े, तो ऑर्गेनेलिस को एक जगह हमें बनाए रखना है ताकि ऑर्गेनेलिस एंड सेल के इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी जगह सही तरीके से पड़े रहे। इसके अलावा सेल को एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक इंटरनल स्ट्रेंथ मिले जिससे सेल अपने शेप एंड साइज एंड मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सके, उनको रेगुलेट कर सके। इसलिए हमें चाहिए साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन नाम बोलते हैं इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन्स विच कैन फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। देखो सीधी सी बात, आपके पास फिलामेंट्स का नेटवर्क है जो पॉलीमर्स, प्रोटीन के पॉलीमर्स है खूब सारे, जो एक्चुअली सेल के लिए फ्रेमवर्क बनाता है। जब हम साइटोस्केलेटन की बेसिक स्ट्रक्चर को पता करते हैं तो हमें यहाँ पता लगता है कि बेसिकली 3 फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं। पहला हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट्स एंड तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों वर्ड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साइटोस्केलेटन इन 3 चीज़ों का बना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिटेल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने आप में बेटा एक हॉलो स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूल है बेसिकली ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल वर्ड कहाँ से आया? ट्यूब से। एक्चुअली अगर आप बात समझेंगे, वर्ड है ट्यूब। ट्यूब आपके पास एक हॉलो स्ट्रक्चर होती है, तो ट्यूब का भी स्मॉलर पार्ट, अ स्मॉलर वर्जन ऑफ ट्यूब इज टर्म्ड एज ट्यूब्यूल। तो ये जो ट्यूब्यूल नाम की चीज है, माइक्रोट्यूब्यूल जो अपने को मिल रहा है, इसके अंदर जो प्रोटीन आपको देखने को मिलता है ये आपके पास है ट्यूबुलिन प्रोटीन। दूसरा हम समझते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ये माइक्रोफिलामेंट्स दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखिएगा ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं। हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स देख के पता लगा ये हॉलो हैं, बट माइक्रोफिलामेंट्स सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जिस चीज का बना हुआ है वो एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। नेक्स्ट थर्ड हमें मालूम लगता है कि जो थर्ड कॉम्पोजिशन है, यानी थर्ड चीज, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये अलग अलग प्रोटीन सब यूनिट्स का बना हो सकता है, केराटिन का हो सकता है, डेस्मिन का हो सकता है, लामिन्स का हो सकता है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो जो सिर्फ एक टाइप के मोनोमर का बना हुआ है वो आपके पास ट्यूबुलिन, और ट्यूबुलिन का बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और एक्टिन का बना हुआ माइक्रोफिलामेंट्स है। बट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ये बहुत अलग अलग टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स का बनता है। दिस इज साइटोस्केलेटन। अब हमें साइटोस्केलेटन के बाद हमें कुछ बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे राइबोसोम्स की। राइबोसोम से बेटा मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली हैं। तो अभी यहाँ से हमें अगर थोड़ा सा वर्ड ध्यान आ जाए, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है मेम्ब्रेनलेस, और हमें यहाँ से अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज नहीं है। तो क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर होगा? यस, राइबोसोम प्रोकैरियोट में होगा। क्या ये यूकैरियोट के अंदर होगा? बिल्कुल होगा। दैट मीन्स राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिलेगा। अगर हम राइबोसोम्स की बेटा आगे बात करते हैं और इसको हम समझते हैं कि केमिकली राइबोसोम्स का काम क्या। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी सेल के अंदर बनने वाले प्रोटीन्स बेसिकली कौन बनाएगा? वो बनाएंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखा था, दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। दैट मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन के मिक्स्ड स्ट्रक्चर हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप एक राइबोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो राइबोसोम एग्जैक्टली क्या है, किस किस चीज का बना है? वो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और प्रोटीन दोनों की मिक्सचर से जाके बना है, यानी आरएनए प्लस प्रोटीन को हमने मिक्स किया। जो आपके पास ये राइबोसोम्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में भी सिंथेसाइज होते हैं और ये न्यूक्लियोलस में भी सिंथेसाइज होते हैं। अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें, यानी यूकैरियोट के अंदर आपके पास ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस दोनों में सिंथेसाइज होंगे, और न्यूक्लियोलस बहुत प्रोमिनेंट साइट है राइबोसोम की सिंथेसिस की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में बनते हैं। अगर आप आरएनए राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स बेसिकली 2 टाइप्स में होते हैं, एक एटीएस और दूसरा होता है 70S। ये एस का मतलब क्या होता है? अगर हम कभी भी राइबोसोम्स को सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, हम राइबोसोम्स का वेट पता लगाना चाहते हैं, तो उसको मेजर किया जाता है स्वेडबर्ग यूनिट में। तो स्वेडबर्ग हमें यूनिट बेसिकली क्या बताती है? डेंसिटी और बेसिकली वेट, या फिर इसको हम कह सकते हैं मास ऑफ राइबोसोम्स। हमें ऑब्जर्व करने में मालूम लगा कि जो आपके पास राइबोसोम्स हैं वो प्रेडोमिनेंटली 2 टाइप्स के मिलेंगे, एटीएस और दूसरा है 70S। अगर आप एटीएस और 70S यूनिट्स को ऑब्जर्व करते हैं राइबोसोम की, यानी 70S और एटीएस टाइप्स को ऑब्जर्व करते हैं, वो अलग अलग यूनिट्स के बने हुए हैं। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे राइबोसोम्स का बेसिक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि राइबोसोम बेटा होता कैसे। राइबोसोम देखने में इस तरीके से एक सिंगल बनाए तो ऐसा फोटो बनेगा, लेकिन अगर आप इसको बड़े ज्यादा ध्यान से देखें तो राइबोसोम बेसिकली 2 यूनिट्स का बना हुआ है इस तरीके से। ये हमारे पास जो ये यूनिट है, दिस इज लार्ज सब यूनिट, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट।
हमें राइबोसोम्स का वेट पता लगाया, पूछा गया कि राइबोसोम्स का वेट क्या होता है, तो राइबोसोम्स 80s के भी हो सकते हैं या 70s के भी हो सकते हैं। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जब राइबोसोम पढ़ा जाएगा या तो ये 80s का होगा या 70s का। जब हम 80s राइबोसोम, एग्जांपल हम 80s राइबोसोम की बात करते हैं, तो अगर आप 80s राइबोसोम को देखिए तो वो एक लार्जर सब यूनिट का बना होगा, एक स्मॉलर सब यूनिट का बना होगा। तो लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट यानी दो चीजों में 80s को डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से 70s को भी दो यूनिट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, जब भी आप 80s राइबोसोम की बात करते हैं तो उसको 60s एंड 40s में डिवाइड किया जाता है, एंड जब आप 70s की बात करते हैं उसको 50s एंड 30s के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर आपने देखा 80s को हमने डिवाइड किया 60s एंड 40s, दैट मीन्स अगर मैं इस राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट बनाऊंगा तो ये 60s की होगी और ये 40s की होगी। अगर राइबोसोम 70s का होता तो यहाँ पे 30s एंड 50s होता, दैट मीन्स इसके जो लार्जर सब यूनिट होती 50 की होती और स्मॉलर होती वो 30 की होती। अगर हम इन यूनिट्स को फर्दर बेटा क्लासिफाई और तोड़ना चाहें, अगर हम बताना चाहें तो 60s 28s 5.8s एंड 5s का बनता है, 40s 18s का बनेगा, ये इनकी आपको 23 एंड 5s एंड 30s में मिलेगा आपके पास 16s का। ये आपको इनके फिगर्स एग्जैक्टली याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइबोसोम्स का क्वेश्चन ये है कि राइबोसोम यूकैरियोट या प्रोकैरियोट कहाँ मिलेंगे? एग्जैक्टली राइबोसोम्स दोनों के अंदर मिलेंगे। राइबोसोम्स की बेटा बात करी जाती है तो अगर यूकैरियोट में बात करें आरबीसी जो मैच्योर हो चुका है और जो मैच्योर स्पर्म है, इन दोनों के अंदर राइबोसोम्स कभी नहीं मिलते। दैट मीन्स एक मैच्योर आरबीसी और एक मैच्योर स्पर्म, इनके अंदर अपनी कोई प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। फिर बात करते हैं राइबोसोम, अगर यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो राइबोसोम किस तरीके से, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आपको दो टाइप मिलेंगे, एक तो साइटोप्लाज्मिक और दूसरा ऑर्गेनेली एसोसिएटेड। ऑर्गेनेली एसोसिएटेड से मतलब ही पता लग रहा है कि अगर कोई राइबोसोम किसी ऑर्गेनेली के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको ऑर्गेनेली एसोसिएटेड राइबोसोम टर्म करेंगे। साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहा है। अगर साइटोप्लाज्म में होगा तो वो नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स क्रिएट करेगा, और अगर ऑर्गेनेली एसोसिएटेड होगा तो वो दो टाइप का हो सकता है, एटीएस। अगर आप ऑर्गेनेली देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस, तो उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की, उसके साथ जुड़ा हुआ इस तरीके से आपके पास राइबोसोम मिल जाएगा। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ मिल रहा है। ये क्या काम करेगा? सिक्रीटरी प्रोटीन्स बनाएगा। सिक्रीटरी प्रोटीन्स का मतलब क्या है? अगर कोई प्रोटीन को सेल बनाता है और वो प्रोटीन सेल के बाहर आपको सिक्रीट करना है तो ऐसे प्रोटीन को कहेंगे सिक्रीटरी प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन सेल बना के बाहर सिक्रीट नहीं कर रहा है, सिर्फ अंदर इंट्रासेल्युलरली इस्तेमाल कर रहा है, उस प्रोटीन को हम टर्म करते हैं नॉन सिक्रीटरी। तो अगर आपके पास राइबोसोम एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ है तो वो सिक्रीटरी प्रोटीन्स क्रिएट करता है। अगर राइबोसोम है अगर 70s सब यूनिट का और 55s का, तो बेसिकली वो प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इनके साथ एसोसिएटेड राइबोसोम्स होता है। तो राइबोसोम ऑर्गेनेली एसोसिएटेड हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनेलीज क्या है? अगर वो 80s है तो न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड, और अगर वो 70s है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा कौन? क्लोरोप्लास्ट, उनके साथ एसोसिएटेड रहता है। हम लोग राइबोसोम्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में कौन सा मिलता है, यूकैरियोट में कैसे मिलता है? अगर आप बेटा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट जो है उसके अंदर आपके पास 80s एंड 70s दोनों टाइप का राइबोसोम मिलता है, लेकिन जब आप प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो ये प्रोकैरियोट में राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ 70s मिलता है। ये बात हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रोकैरियोट में 80s बेसिकली आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा और साइटोप्लाज्म के मिलेगा प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड मिलेगा। बट अगर आप 70s की बात करते हैं तो 70s अपने को कहाँ मिल रहा है? 70s हमें मिलता है विद इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म ही होता है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं है, तो ऑर्गेनेली एसोसिएटेड हैज अ नो क्वेश्चन इन दी प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म एसोसिएटेड आपके पास कैसा है? 70s राइबोसोम्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें एक चीज मालूम लगती है, अगर आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ऑब्जर्व करें, दोनों जगह राइबोसोम का एक सिंगल काम है, प्रोटीन की सिंथेसाइज करना। प्रोटीन जब सिंथेसाइज करते हैं तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए एक और चीज का मदद लेता है, उसको हम टर्म करते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। चाहे आप बात करें यूकैरियोट चाहे बात करें प्रोकैरियोट, दोनों केस के अंदर अगर आपको राइबोसोम को प्रोटीन बनाना है तो राइबोसोम बेसिकली मैसेंजर आरएनए की मदद लेता है, मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल करता है। तो हमें मालूम लगता है कि ये मैसेंजर आरएनए है, इस तरीके से मैसेंजर आरएनए है, तो राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर इस तरीके से एसोसिएटेड है, और राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए को रीड करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर, और आपके पास सिंथेसाइज करता है प्रोटीन।
जब आप यूकैरियोट की बात करते हो तो यूकैरियोट की बात के दौरान हमें एक चीज समझ आती है कि 1 mRNA एंड 1 राइबोसोम, ये दोनों इन्वॉल्व हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। बट अगर आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हो तो प्रोकैरियोट के अंदर क्या केस है, आपके पास पॉलीसोम नाम का स्ट्रक्चर मिलता है। दैट मीन्स एमआरएनए की लेंथ तो आपके पास एक है, लेकिन इस एमआरएनए की लेंथ में 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत सारे राइबोसोम्स आपको मिलते हैं। यानी इन अ सिंगल चेन ऑफ एमआरएनए इफ यू आर हैविंग मल्टीपल राइबोसोम्स, इन सच कंडीशन वी कॉल दैट अरेंजमेंट एज पॉलीसोम। पॉलीसोम कहां मिलेगा? पॉलीसोम इज फाउंड इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या पॉलीसोम मिलेगा? नहीं, पॉलीसोम इज ओनली फाउंड इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स पॉलीसोम प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है सेंट्रियोल। अभी तक पहला हमने मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली पढ़ा, राइबोसोम, जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलता है। दूसरा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है सेंट्रियोल। क्या क्वेश्चन सबसे पहले बनता है, क्या सेंट्रियोल प्रोकैरियोट में मिलेगा? नो, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। इज इट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स? यस। सेंट्रियोल बेटा मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस चीज आपके पास, यानी इसके ऊपर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती और साथ साथ ये सिलेंड्रिकल नेचर का है। अगर आप कभी सेंट्रियोल की अरेंजमेंट देखे तो आपको एक मालूम लगेगा, आपके पास एक ट्यूब सी बनी, आपके पास दूसरा ट्यूब्यूल सा बना, और दोनों वन ट्यूब्यूल दूसरा ट्यूब्यूल इस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, एक एल शेप के अंदर पड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल के ऊपर एसोसिएटेड होते हैं, परपेंडिकुलरली एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। ऑल्सो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ आते हैं, इनके आसपास कुछ आपके पास प्रोटीनेशियस रेड कलर की जो एग्रीगेशन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली एग्रीगेशन दिखाई दे रही है, इन चीज को हम टर्म करते हैं सेंट्रोस्फेयर। तो अगर आप बात करें उस प्रोटीनेशियस एग्रीगेशन सेंट्रोस्फेयर एंड सेंट्रियोल को कंबाइंड, तो हम इसके लिए एक वर्ड देते हैं सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम एग्जैक्टली क्या है? सेंट्रोजोम इज अ डबलेट जिसके अंदर आपके पास दो सेंट्रियोल्स मिलते हैं अरेंज्ड एट अ परपेंडिकुलर एंगल। इसके साथ साथ आपके पास इसके ये किसके अंदर सस्पेंडेड है? एक सेंट्रोस्फेयर यानी प्रोटीनेशियस एक्यूमुलेशन में। अगर आप बात करें सेंट्रियोल्स एनिमल्स में मिलते हैं, यस। यूकैरियोटिक सेल्स में तो बेसिकली एनिमल्स में मिलेंगे और प्लांट्स में मिलेंगे, यस। लेकिन अगर आप हायर प्लांट्स की बात करें, विच प्रेडोमिनेंटली इंक्लूड्स एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, इसके अंदर सेंट्रियोल्स की एब्सेंस बिल्कुल होगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा स्ट्रक्चर में हमें मालूम लगता है कि सेंट्रियोल का बेसिक स्ट्रक्चर देखने में कुछ इस तरीके से है, जहां पर आप यहाँ पे जो छोटे छोटे इस तरीके से ये चीजें देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी ये जो आप चीज देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी छोटी छोटी ट्यूब्स जो किस प्रोटीन के बनी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की। और देखिए ये इस तरीके से एक के बाद एक अरेंज्ड है। इनको हम ABC ट्रिपलेट टर्म करते हैं, ABC ट्रिपलेट अगर हम इनको टर्म करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए सेंट्रल हब भी आपका प्लस प्रोटीन का बना हुआ है, और यहाँ पे सेंटर के आसपास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास एग्जैक्टली 9 यूनिट्स, 9 ट्रिपलेट्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल हब। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो हम कहते हैं ऐसी अरेंजमेंट को 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट को आप यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इधर आपको 9+0 अरेंजमेंट बोली गई है, क्यों? क्योंकि आपके पास 1 2 और इस तरीके से हम पूरा गिने, पूरे 9 आपके पास बनते हैं। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल triplets are surrounding a central hub in the center। आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसको हैंड बनाया, हाथ से बनाया गया। ये आपके पास हब बना है, यहाँ पे ABC आपको ट्रिपलेट बने। बेसिकली है क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो बने हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। अगर आप यहाँ पे जरा गौर से देखें तो आपको मालूम लगेगा जो C वाला है वो यहाँ पे A वाले के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो इस चीज को हम टर्म करेंगे AC लिंकर, यानी A और C ट्यूब्यूल्स को जोड़ने के लिए जो प्रोटीन की स्पाइक यूज होगी उसको AC लिंकर बोल दिया गया। यहाँ पे ये वाला जो आपके पास ये प्रोटीनेशियस स्पोक है, इसको आप रेडियल स्पोक बोल सकते हैं, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको सेंट्रियोल का मिलेगा। सेंट्रियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने में कुछ इस तरीके से होता है। सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की बात करें और पूछा जाए कि सेंट्रियोल आपके पास कब मिलते हैं? सेंट्रियोल जरूरत है, काम क्या सेंट्रियोल का? सेंट्रियोल किसी भी सेल को डिवीजन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल अलाउ करते हैं स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन। अब ये स्पिंडल फाइबर्स है क्या? देखिए हमें बेसिक तरीके से अभी ये बात समझनी है कि सेल ने जब डिवाइड करना है तो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को इक्वली 2 डॉटर सेल्स में जाना चाहिए। तो अगर जेनेटिक मटेरियल को इक्वली 2 डॉटर सेल्स में डालना है तो आपको वहां पे कुछ फाइबर्स का इस्तेमाल करना है जो जेनेटिक मटेरियल को इक्वली बांटने में मदद करता है। उन फाइबर्स को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर है क्या? तो स्पिंडल फाइबर हम कहेंगे ये स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं? तो स्पिंडल फाइबर्स आर प्रोटीनेशियस प्रोटीन फाइबर्स मेड बाय हेल्प ऑफ centriole which helps to equally divide
genetic material between two daughter cells during cell division। तो ये जो हमारे सेंट्रियोल हैं ये सेल डिवीजन के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में मदद करते हैं ताकि फाइनली दो सेल्स को इक्वली बांटा जा सके। जब भी बेटा हम सेल साइकिल देखते हैं यानी सेल का डिवीजन का पूरा साइकिल देखते हैं तो उसमें अलग अलग फेजेस आते हैं। जैसे सेल साइकिल में G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है, M फेज आता है। अगर इन फेजेस में अगर हम बात करें जो हमारे पास जो S फेज है, ये S फेज एक ऐसा टाइम है जहां पर सेंट्रियोल्स अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। ये सब बेटा वो बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में यानी सेल डिवीजन वाले चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो होल्ड योर ग्राउंड, जस्ट ट्राई एंड लर्न एवरीथिंग दैट इज बीइंग टोल्ड टू यू एंड धीरे धीरे आपको सारी की सारी चीज समझ आनी शुरू होगी। तो अभी तक हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा, हमें एग्जैक्टली साइटोस्केलेटन समझ आया। फिर हमने राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा और जाना कि ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिलेंगे। फिर अभी हमें देखने को मिला राइबोसोम के बाद सेंट्रियोल, अगेन अनदर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली दैट इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोट नॉट इन प्रोकैरियोट। ये सेल के अंदर डिवीजन में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सेंट्रियोल की बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर को 9+0 अरेंजमेंट बोला जाता है। बेसिकली प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन कौन सा है यहाँ पे? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। बेटा सेंट्रियोल तो हमने पढ़ लिया, अब हमें स्टडी करना है सीलिया और फ्लैजेला के रिगार्डिंग। सीलिया फ्लैजेला है क्या, ये सेल को किस तरीके की एक्टिविटीज़ देते हैं, सेल में एग्जैक्टली क्या फंक्शन करते हैं, हमें ये स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एनसीईआरटी सेज। एनसीईआरटी कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। यानी अगर आप एक सीलिया को देखें या फिर आप देखें फ्लैजेला तो इनके ऊपर हमेशा सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। अगर इस तरीके से ये सेल है तो यहाँ से निकलता ये सीलिया है, तो सीलिया के ऊपर इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। नेक्स्ट, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब होता है चप्पू। अब समझ लीजिए इस बात को कि जैसे आपके पास एक बोट है और बोट को चलाने के लिए हम इस तरीके से लकड़ी के चप्पू से पानी को पीछे धकेलते हैं ताकि बोट आगे मूव करे, उसी तरीके से सीलिया काम करता है। अब मेरे हाथों को ऑब्जर्व करो, अगर बेटा एक सेल है और सेल के ऊपर इस तरीके से स्मॉल एक्सटेंशन है तो सेल के ऊपर सीलिया कैसे काम करेगा? सीधा इस तरीके से एक डायरेक्शन में इस तरीके से बीट करेगा। आप ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम देखें तो सेल के ऊपर सीलिया ऐसे एक डायरेक्शन में काम करेगा। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, एक सेल है, सेल के ऊपर कोई सामान, इस तरीके से हम मान सकते हैं कि हमारे पास कोई सामान है जैसे ये, और ये सेल है, सेल के ऊपर एक कोई सामान है। तो अगर सीलिया बीट करता है तो सीलिया इस सामान को अपने से आगे भेज देगा। तो अगर कोई सरफेस है जो सरफेस बहुत सारे सेल्स का बना है और उन सेल्स के ऊपर है अगर सीलिया, तो क्या होगा? उन सेल्स के ऊपर अगर पड़े हुए सरफेस पे कोई सामान है ना तो बेटा सीलिया बीट करेगा और सामान को आगे भेज देगा। ये कहता है सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, यानी सेल के आसपास जो भी चीज़ होगी, बेसिकली सराउंडिंग फ्लूइड या कोई भी सेल के ऊपर पड़ा हुआ सामान होगा उसको एक डायरेक्शन में भेजेगा। ऑल्सो क्या सीलिया सेल की मूवमेंट कर सकते हैं? यस, एग्जाम्पल बेटा पैरामीशियम। पैरामीशियम को अगर आप स्टडी करते हो तो उसके अंदर हमें मालूम लगता है जो सीलिया है वो सेल के अंदर सेल की मूवमेंट को पॉसिबल करवाता है, यानी सीलिया की वजह से प्लाज्मोडियम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक जाता है। आगे देखते हैं, फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। सीलिया के कंपैरिजन में फ्लैजेला बड़ा होता है एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। एग्जाम्पल स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर को बेटा इस तरीके से देखा जाए तो ये पीछे जो लॉन्ग सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लैजेला है, और फ्लैजेला स्पर्म की एक जगह से दूसरे का मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possesses flagella, but these are structurally different from eukaryotic flagella. क्वेश्चन, क्या प्रोकैरियोट्स में सीलिया मिलेगा? नहीं। क्या प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला मिलेगा? हाँ। क्या यूकैरियोट्स में सीलिया मिलेगा? हाँ। क्या यूकैरियोट्स में फ्लैजेला मिलेगा? यस। दैट मीन्स अब क्योंकि फ्लैजेला प्रो एंड यूकैरियोट दोनों में है तो क्या उन दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर में फ़र्क है? यस, उन दोनों का बेटा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इट इज़ स्ट्रक्चरली डिफरेंट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों का फ्लैजेला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से पता लगा कि सीलिया और फ्लैजेला शो दैट दे आर कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें पढ़ा था अभी, सीलिया और फ्लैजेला का बेसिक स्ट्रक्चर बेटा सेम होता है, उनको कवर करती है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर कोर इज कॉल्ड एज एक्सोनीम and possesses a number of microtubules running parallel to the long axis।
हम इस बात को इस डायग्राम से समझते हैं। ये बेटा आपके पास जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है एक क्रॉस सेक्शन का सीलिया या फ्लैजेला, आप किसी का भी समझ लीजिए। इस डायग्राम में आपको यहाँ पे इस तरीके से इस सर्कल के नीचे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर मैं कहूँगा यहाँ पे 9 डबलेट्स हैं और सेंटर में आपके पास 1 2 बीच में, तो यानी 2 सेंट्रल स्ट्रक्चर्स। बेटा ऐसी अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, इस अरेंजमेंट में जो आपको यहाँ पे बाहर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें मालूम लगता है सीलिया फ्लैजिला की सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, यहाँ पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बेटा, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जैसे आपने सेंट्रियोल में देखा था। सेंट्रियोल में पेरिफेरल 3 के ट्रिपलेट्स थे, यहाँ पर आपके पास डबलेट्स हैं। आप देख सकते हैं 2 डबलेट हैं और 2 डबलेट एक ब्रिज से जुड़े हुए हैं और इस ब्रिज को हमने क्या टर्म किया, इंटर डबलेट ब्रिज। क्लियर? ओके, अब सेंटर में भी आपके पास सेंटर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, उसकी कितनी है, 1 और 2, और इन दोनों के आसपास यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके से आपको जो यहाँ पे चीज़ हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रही है, ये क्या है, सेंट्रल शीथ, सेंट्रल प्रोटीनेशियस कवरिंग है। जैसे अभी टेक्स्ट में हमें एक वर्ड मालूम लगा, एक्सोनीम, तो एक्सोनीम क्या होता है बेटा, कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो अभी हाईलाइट हो रही हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी आपको बेसिक कोर दिखाई दे रहा है, इस पूरे कोर के लिए हम क्या नाम देते हैं, एक्सोनीम। क्या नाम देते हैं, एक्सोनीम। यानी एक्सोनीम इज एवरीथिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या एक्सोनीम के अंदर डबलेट्स होते हैं, क्या डबलेट्स इंक्लूडेड होते हैं, यस। क्या इसके अंदर सेंट्रल, इसमें 9 डबलेट्स एंड 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स इंक्लूड होते हैं, यस। ये सब एक्सोनीम का पार्ट होता है। यहाँ तक तो हमें समझ आया, बिल्कुल ठीक। बेटा ये जो अपने पास डबलेट्स हैं, ये डबलेट्स सेंट्रल शीथ के साथ देखिए बेटा अटैच्ड हैं, और अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है सेंट्रल शीथ के साथ किस चीज़ की मदद से अटैच्ड हैं, आप यहाँ पे डायग्राम देखो, रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक ये स्ट्रक्चर है जो इस डबलेट को सेंट्रल शीथ के साथ ज्वाइन करने में, इन दोनों को ज्वाइन करने में मदद करता है। वापस हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से मालूम लगा सीलिया और फ्लैजिला शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने स्ट्रक्चर में देखा, देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम, और इसके अंदर आपके पास क्या है, 9+2, सब के सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम, possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. Exoneem usually has 9 pair of doublets of radially arranged peripheral tubules and a pair of centrally located tubules, जो हमने ये बात यहाँ पर समझी, यानी exoneem में 9 doublets and pair of central microtubules मिलेगा, right? Okay. Such an arrangement of exonemal microtubules is referred to as 9+2 arrangement या 9+2 array. The central tubules are connected by bridges and is enclosed by central sheath. अब यहाँ पे central tubules देखिए, ये जो 1 और 2, क्या ये आपस में कनेक्टेड बाय ब्रिज, यस। एंड इसके आसपास क्या आपको एक सेंट्रल शीट, ये आपके जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आपको क्या यहाँ पे ये सेंट्रल शीट दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे सेंट्रल शीट से कवर्ड है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीट विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक। यानी इस सेंट्रल शीट को पेरिफेरल से जोड़ने के लिए ये आपके पास रेडियल स्पोक होगा, यानी ये सेंट्रल शीट, इसके थ्रू रेडियल स्पोक, यानी रेडियल स्पोक के थ्रू ये डबलेट सेंट्रल शीट से जॉइंट। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज एक सेकेंड। The central tubules are connected by bridges and is enclosed by central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. हर doublet के साथ एक radial spoke है, समझ आता है। The peripheral doublets are also interconnected by linkers. बेटा linkers क्या हैं? ये जो आपको structures यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हाईलाइट होते हुए, ये आपके पास peripheral, ये जो linkers हैं ये peripheral doublets को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं।
Okay. Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal bodies. ये बेटा हमने लास्ट स्ट्रक्चर में पढ़ा था सेंट्रियोल में. इस बात की हम डिटेल अब हमने नोट्स में देखते हैं. नोट्स में हमें स्टडी करने में मालूम लगता है कि जो सीलिया है, फ्लैजेला है, इसके बेटा 3 ऑप्शंस हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं सीलिया फ्लैजेला के. आप यहाँ पे देखें, एक बेसल बॉडी, दूसरा बेसल प्लेट, तीसरा शाफ्ट. ये जो बेसल बॉडी है, आप इस एरो को अगर फॉलो करेंगे तो सबसे नीचे जो आपको दिखाई दे रही है ये बेसल बॉडी है. और बेटा बेसल बॉडी को थोड़ा सा और हम ध्यान से देखते हैं, इसमें कैसा अरेंजमेंट है, 9+0 अरेंजमेंट. हमें बात समझ आती है? यस. ये 9+0 अरेंजमेंट कहाँ मिली थी? हमें ये 9+0 अरेंजमेंट मिला था सेंट्रियोल में. तो जैसे जस्ट अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी ने कहा कि both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal bodies. यानी basal bodies जो हैं वो क्या है, ये basal body एक centriole-like structure है. इसके ऊपर आपको basal plate मिलेगा जो 9+2 है, एंड जो मेन स्ट्रक्चर है शाफ्ट वो भी 9+2 अरेंजमेंट. बेटा इसका आप 3D स्ट्रक्चर देख सकते हो. यहाँ पे आप कंप्लीट डबलेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो इस डायग्राम के अंदर, डबलेट्स और बीच में सेंट्रल ट्यूब्यूल्स को. यह बात हमें पूरा का पूरा क्लियर होती है. आगे हम समझते हैं बेटा बेसल बॉडी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज सिमिलर टू सेंट्रियोल. इसके अरेंजमेंट है 9+0. इसको बेसल बॉडी को और 2 नाम देख सकते हैं, बेसल ग्रैन्यूल या फिर काइनेटोजोम. ओके. बेसल प्लेट, यहाँ पे बेसल प्लेट के अंदर ए बी डबलेट बनने शुरू हो जाते हैं. ए बी डबलेट का मतलब क्या है, आप इस डायग्राम में ये 2 देख रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो ये ए और ये बी, इस तरीके से ए बी डबलेट्स हैं. यहाँ से आपके पास ए बी डबलेट है. अब 1 सबफिब्रिल डिसअपियर, इसका मतलब क्या है बेटा, आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो ये सेंट्रियोल था, हम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में कुछ तो ऑब्जर्व किया था. क्या? लेट्स सी फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल. क्या आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी ए बी सी ट्रिपलेट्स है. सेंट्रियोल में अरेंजमेंट है 9+0 और इस अरेंजमेंट में ए बी सी यहाँ पे 3 आपको ट्रिपलेट्स दिखाई दे रहे हैं. कहानी तो क्लियर हुआ. बट जैसे ही आप इस बेसल बॉडी जो सेंट्रियोल की तरह दिखती है उससे ऊपर आप बेसल प्लेट में आते हैं, तो जो सी वाला ट्रिपलेट में जो सी था वो ख़त्म हो गया और बचे कौन, ए एंड बी. ये कहता है बेसल प्लेट फॉर्म ए बी डबलेट, 1 सबफिब्रिल जो है जो सी वाला था वो डिसअपियर हो चुका है और अरेंजमेंट 9+2. और इसी बेसल प्लेट का इलोंगेटेड पार्ट कौन सा है, जिसको हम शाफ्ट टर्म करते हैं, और शाफ्ट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये बेटा हमें स्ट्रक्चर कंप्लीटली समझ आता है. इस स्ट्रक्चर में आपको अपनी एनसीईआरटी में एक चीज़ ऐड ऑन करना है. ये जो डबलेट से निकलती हुई चीज़ें हैं इनको हमने यहाँ पे टर्म किया डायनेन आर्म्स. और डायनेन आर्म्स क्या करती हैं, डायनेन आर्म्स हेल्प्ड टू जेनरेट एटीपी ताकि मूवमेंट हो सके. क्वेश्चन आपके पास आएगा, डायनेन आर्म्स क्या मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला में मदद करती हैं? यस. कैसे? ये एटीपी जनरेशन में हेल्प करती है. यहाँ तक कहानी क्लियर. तो बेटा ये सारी अंडरस्टैंडिंग थी सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल और राइबोसोम्स, और उसके साथ साथ कंप्लीट साइटोस्केलेटन का कंप्लीट स्ट्रक्चर. तो आई एक्सपेक्ट आपको ये लेक्चर समझ आया. इन एरियाज़ को आप बेटा तसल्ली से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो और याद हो जाए. याद रखना सेल चैप्टर आपके पूरे 2 साल के सिलेबस का मेन बेसिक एंटिटी है, मेन बेसिक पॉइंट है. अगर सेल चैप्टर के कंसेप्ट आपको याद है तो आपको कभी भी पूरी बायो में प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड.